विशेष सत्र काल में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। 26 नवंबर को हुआ संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इस दौरान कभी असहिष्णुता का मुद्दा गूंजा तो कभी नेशनल हेराल्ड को लेकर संसद ठप हुई। सड़क से संसद तक विपक्ष ने सत्ता पर जमकर निशाना साधा। जीएसटी बिल पर सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चाय भी पिलाई। सहमति की उम्मीद जागी, लेकिन लोकसभा से निकलने के बाद बिल राज्यसभा में अटक ही गया और अंत में डीडीसीए का मुद्दा उठा, जिसे लेकर विपक्ष ने जेटली से इस्तीफा तक मांगा और ये मुद्दा आज भी गर्म है। लेकिन इन्हीं सारे मुद्दों के साथ संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से चर्चा करें, जानते हैं कैसा रहा 16वीं संसद का शीतकालीन सत्र। संसद का शीतकालीन सत्र। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का सदन के दोनों सदनों में हंगामा और आखिर में सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। जी हां, 16वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। नेशनल हेराल्ड मामले, वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग जैसे अहम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कई बार कार्यवाही बाधित हुई और आखिर में सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 26 नवंबर को शुरू हुए इस सत्र में सदन की कुल 20 बैठकें हुई। सत्र में 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए। एज ए लोकसभा स्पीकर मैंने सभी को अपील की है आज अगर आप देखोगे समापन में कि हर कोई व्यक्ति, हर एक अपना आत्म परीक्षण करे कि व्हाई आई एम इन पार्लियामेंट, में पार्लियामेंट में क्यों हूँ। एक तरफ विपक्ष ने लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा किया, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी राम मंदिर का मुद्दा गरमाया रहा। इस सत्र में लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 3 विधेयक पारित हुए, जहां एक तरफ जुवेनाइल जस्टिस जैसा अहम विधेयक पास करना संसद की एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही, तो वहीं दूसरी तरफ जीएसटी जैसे अहम संविधान संशोधन विधेयक के अटकने से उद्योग जगत और आम लोगों में निराशा है। अब आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले पर विपक्ष और पक्ष का क्या कुछ कहना है। आने वाले दिनों में देश में जो स्पिरिटेड सिटीजन्स जो सदन में हुआ, इसके बारे में गंभीरता से चिंता करना चाहिए। एक कैंपेन होना चाहिए देश भर में, जिस तरह पार्लियामेंट को ठीक नहीं तरह से नहीं चलने दिया और किसी के ऊपर भी आरोप कर सकते हो। अगर आप शीतकालीन सत्र देखें, विंटर सेशन देखें, तो पूरी तरह से वो उसका खात्मा हुआ। जो बिल पास भी हुए वो बहुत ही मजबूरी में, बहुत दबाव में पास किए गए। कांग्रेस पार्टी की ओर से उन 3 मुद्दों के ऊपर अगर हमारे पार्टी के नेताओं से, राज्यसभा और लोकसभा के नेताओं से, दूसरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के नेताओं से अगर बात करके उसको अगर सुलझाएंगे तो वो पास हो सकता है। एक तरफ संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप बढ़ते नजर आए। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सियासत करते रहेंगे और जनता का पैसा बदस्तूर यूं ही बर्बाद होता रहेगा। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो आपने देखा, बहुत उत्साहजनक नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि निर्भया मामले के बाद देश भर में जो माहौल बना, उसके को लेकर नाबालिग की कुछ परिभाषा नए सिरे से तय की गई है। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह, कांग्रेस की नेता करुणा शर्मा और ईएमएस और न्यूज एक्सप्रेस समूह के संपादक सनत जैन साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सनत जी, आप लंबे समय से देख रहे हैं संसद की कार्रवाई। इस बार भी पिछले बारों के बार की तरह ही कोई बहुत
खास उत्साहजनक नहीं रही ये सारी कार्रवाइयाँ, और लगातार हंगामा चलता रहा। विश्वास का अभाव है और राजनीतिक जो हथियार है, जो अंतिम हथियार है हंगामा, वो सबसे अधिक उपयोग होने लगा है। तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को, और क्या उम्मीद थी इस बार सत्र में और क्या हासिल हुआ है? देखिए, ये लोकसभा की जो कार्रवाई है, 3 सत्र अति महत्वपूर्ण होते हैं और शीतकालीन सत्र इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगले जो बजट सत्र की रूपरेखा बनती है वो इसी शीतकालीन सत्र से निकलती है। पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं तो उसमें हर व्यक्ति अपने अपने एजेंडा को लेके और संसद की कार्रवाई को बाधित करने का जो प्रयास कर रहा है, उससे संसद की कार्यप्रणाली या कार्रवाई में बहुत विघ्न आ रहा है। इस बार ये भी देखने में आया कि बहुत सारे राजनीतिक दलों से जुड़े लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें कहते रहे, और वो बातें जो उन्होंने दूसरे मंच पे कही, संसद में नहीं कही थी, लेकिन उनके कारण संसद का बहुत सारा समय बाधित हुआ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के नेताओं की अपनी पार्टी के सांसदों के ऊपर या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कहीं पकड़ कमजोर हुई है और उसका असर भी संसद पे पड़ने लगा है। अब देखिए, जहां तक नेशनल हेराल्ड का मामला था, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक कंप्लेंट केस फाइल किया था और वो अदालती कार्रवाई थी, लेकिन उसके कारण संसद की कार्रवाई काफी लंबे समय तक अवरोध उत्पन्न होता रहा। इसी तरीके से बहुत से ऐसे बयान थे, जैसे राम मंदिर वाले इशू को ही देखें तो अब उससे उसका कोई लेना देना नहीं था संसद का भी हाल फिलहाल, लेकिन ये सारी कार्रवाई को बाधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो एक संपादक के रूप में देखता हूँ कि सांसद और विधायकों को लोकसभा और विधानसभा में अपनी बातें उठाने के लिए जो मंच दिया गया था, और साथ साथ सरकार को अपने सरकारी कामकाज के लिए जो एक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की जो संरचना थी, वो कहीं ना कहीं अपने भाग से हटती जा रही है। अब सरकार सोचती है कि बहुत छोटा सा सत्र बुला के और हम अपने सरकारी कामकाज को निपटा लें और विधायकों को या सांसदों को हमें कम से कम फेस करना पड़े। तो जो ये स्थितियां हो रही हैं, सत्र छोटे होते जा रहे हैं और सारे हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं। और आज ही देखें, 13 विधेयक पास हुए, हंगामे के बीच पारित हो गए। कल भी जनरल जस्टिस पे जो बिल पास हुआ कि 16 साल की जो नाबालिग की हमने रखी, तो वो एक भीड़ तंत्र के दबाव में हमने कोई भी आनंद फानंद एक कानून बना दिया। ऐसे कानून लंबे समय तक चलते भी नहीं हैं और इनसे बहुत सारी विसंगतियां पैदा होती हैं। तो कहीं संसद के कामकाज और स्वरूप को लेकर सभी राजनीतिक दलों को गंभीर होने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से ये जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, तो निश्चित रूप से संसद के कामकाज को लेकर सभी वर्गों का ध्यान इस ओर जाएगा। और राजनीतिक दल जैसे आज 2 दिन में उन्होंने सरकारी कामकाज किए, वैसे भी आगे गंभीर होंगे अपने कामों के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कुमार भी जुड़ गए। मुकेश कुमार जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। इस बार भी शीतकालीन सत्र हंगामे की गर्माहट से तो था, लेकिन जो कामकाज होना चाहिए था उसमें ठंडापन ही नजर आया। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? देखिए, संसदीय कार्रवाई का जो हश्र हम पिछले कुछ सालों में होता हुआ देख रहे हैं, ये विपक्ष और सरकार दोनों पक्षों के बीच में जो एक तरह की कहना चाहिए कि बहुत ही कटु विरोध का वातावरण बन गया है, उसकी वजह से प्रभावित होता जा रहा है। और अब ऐसा लगने लगा है कि इस तरह से संसद चलने का क्या मतलब है। कोई कार्रवाई नहीं होती, हंगामा होता है, इसमें पैसे खर्च होते हैं और नतीजा कुछ खास नहीं निकलता है। बहुत पूर्ण मुद्दों पर तो ढंग से बहस भी नहीं होती। कई बार ऐसा भी देखा गया कि बड़े महत्व के बिल 2 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में पास हो गए हैं। तो ये एक पूरी संसदीय प्रक्रिया को एक बहुत बड़ी कहना चाहिए विसंगति पैदा हो गई है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सवाल ये है कि अब इसकी जिम्मेदारी किसके सिर पे डाली जाए, क्योंकि दोनों पक्ष, जो भी पक्ष विपक्ष में होता है, वो सत्ता पक्ष को दोषी ठहराता है और उसके खिलाफ अभियान छेड़ देता है। पहले बीजेपी यही कर रही थी और अब कांग्रेस यही कर रही है। तो जब तक
ये तमाम राजनीतिक दल आपस में बैठकर एक सहमति नहीं बनाएंगे कि किन मुद्दों पर कैसे सरकार को रिएक्ट करना चाहिए और कैसे विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे, तब तक ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। जी मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश शर्मा, विपक्ष की भी एक बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी तो हर हाल में है, लेकिन विपक्ष की भी जवाबदारी, और विपक्ष के लिए इससे अच्छा मंच नहीं है। लोकसभा एक बहुत अच्छा मंच है और हंगामा तो अंतिम उपाय है, लेकिन अब आजकल हंगामा बहुत हो रहा है। जिस बात को लेकर आप तकलीफ में थे, बीजेपी पर आप इल्जाम भी लगाते थे, अब आजकल आप लोग भी वही करते हैं। क्या हो क्या रहा है? नहीं, देखिए सर, क्या है कि आप पहली चीज तो विपक्ष को जो सही सम्मान है, अगर आप वो सदन में भी नहीं दे पाएंगे तो विपक्ष आपसे क्या उम्मीद रखता है? प्रधानमंत्री ने चाय पर भी बुलाया, आमंत्रित किया, चाय पर बुलाया। आपने तो सबसे पहले ही आपने सदन जब प्रारंभ हुआ था, जब सरकार इनकी बनी थी, तभी आपने, अगर आप इतना ही विपक्ष का सम्मान करते थे तो विपक्ष के नेता का दर्जा देने में आपको कौन सी दिक्कत आ रही है? जनता ने अवसर नहीं दिया, आपको नहीं कर दिया। आप कहते हैं ना कि आप सदन में चाहते हैं कि सशक्त विपक्ष हो, तो जनता ने जैसा भी जितना भी विपक्ष भेजा था, आपको उसका तो सम्मान करना चाहिए था ना। हमारा क्या कमियां थी, हमारी क्या गलतियां थी, या हम किस कारण पीछे रह गए, हम किस कारण आगे बढ़ गए, ये बात हमारे तक है, ये हमें देखना है। आपको विपक्ष मिला ना सदन में, जितना मिला, जैसे मैंने आपको उसको सम्मान तो देना था, लेकिन आपने तो वो सम्मान देना भी नहीं समझा। अब आप कहते हैं कि हम बोले भी ना, तो ये कैसे संभव है? ना आप सही सम्मान दे रहे, या तो आप सही सम्मान दे कि हमारी बात उस तरह से सुन लीजिए, और अगर आप नहीं सुनेंगे, आप इन मुद्दों को दबाना चाहेंगे, आप मनमानी करना चाहेंगे कि सदन में आपको मौका मिल रहा है, इसको तो ये भी इतनी सही बात है जितना कह रहे हैं कि जनता ने भी कि आपकी मार्केटिंग के भ्रम में जनता आ गई, और ये भ्रम जनता का धीरे धीरे टूटता जा रहा है। आपने कितने वादे किए थे चुनाव के पहले, उनमें से ये गिनती करके बता दे, टिक लगा दे कि हम ये वादे हैं जो हमने पूरे कर दिए। अब आप कहते हैं कि अभी हम साल भर हुआ, तो कितना समय चाहिए? क्या आपने वो वादे करते समय जनता से बोला था कि हम टाइम पीरियड बनाया था कि ये वादे हम 1 साल में पूरे करेंगे, ये 2 साल में पूरे करेंगे, ये 5 साल करेंगे, और इनको करने के लिए हमें 5 साल से ज्यादा समय लगेगा? वादा तो अपनी जगह है, उसको आप सड़कों नहीं, तो यही चीज है, आप सड़कों पर ही बात कर लेंगे, लेकिन अगर हम ये बात करें कि लोकसभा ठीक से नहीं चली, बहुत ढेर सारे काम अटक गए, और उसमें नेशनल हेराल्ड का मुद्दा, न्यायालय का मुद्दा है, जैसे सनत जैन साहब भी अभी कह रहे थे, इसके अलावा भी अन्य मुद्दे हैं, लेकिन आपने सारे मुद्दों को लेकर हंगामा किया। आप नहीं सुनेंगे तो आवाज तो ऊंची करनी ही पड़ेगी, ये तो आप हमें मजबूर, आप बेवजह से आप विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। आप अगर सदन में नहीं कर पा रहे तो आप बाहर दूसरे तरीके अपना रहे। जिस सीबीआई को आप पहले कहते थे कि टूटा है, अब आपने उसको किस हाल में पहुंचा दिया और आप उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। आप सरकार में है, आप अपनी जो आपको जनता ने शक्ति दी है, आप उसका देश के कल्याण में उपयोग करिए ना, देश की नीतियों में, देश को आगे बढ़ाने में उपयोग करिए। आप तो उसको विपक्ष को खत्म करने में, उसको परेशान करने में, किस तरह से उसको कम किया जा सकता है, आप तो ऐसा लग रहा है कि सारी ताकत उसमें लगा रहे हैं। अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो हमें अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। आप नहीं सुनेंगे तो हमें आवाज ऊंची भी करनी पड़ेगी, हंगामा करना पड़ेगा जी। नहीं सुनेंगे तो आवाज ऊंची तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चेतन सिंह जी, आप सुनते नहीं है, और चाय भी मुझे लगता है बहुत मन से नहीं पिलाई आप। देखिए रिजवान भाई, संसद हो या राज्यसभा हो, ये दोनों स्थान राजनीति के अखाड़े नहीं होना चाहिए। राजनीति का अखाड़ा खुला मैदान पड़ा, आप उसके बाहर करिए। देश का कामकाज कैसे व्यवस्थित हो, हिंदुस्तान कैसे व्यवस्थित चले, राज्यों को क्या अधिकार है, क्या मिलना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। जीएसटी बिल हुआ या अन्य बहुत सारे बिल थे, किसानों के बिल हैं, निर्भया को लेकर के अभी आप जो कह रहे थे कि देश का दबाव था, लेकिन उस निर्भया प्रकरण के बाद भी जो देश का दबाव था, जब तक वो रिहा नहीं हो गया तब तक वो दबाव भी काम नहीं आया। ये राज्यसभा की स्थिति है। और जिस प्रकार राज्यसभा और लोकसभा का ये चाल चरित्र चेहरा जो आप लोगों के चैनलों के माध्यम से जनता जनार्दन देखती है, उसको मन में बहुत पीड़ा होती होगी कि ये सम्मान, ये मान्य लोग हमारा बिल बनाएंगे, ये कानून बनाते हैं, जो खुद कानून के दायरे में नहीं रहते ये कानून बनाते हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान में लोकतंत्र एक मजाक बन करके रह गया है। क्या पार्लियामेंट का कोई भी सत्र हो, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे ग्रीष्म का हो, चाहे बजट का हो, क्या वहां पर जिन विषयों का कोई अर्थ नहीं है, नेशनल हेराल्ड का क्या मामला था,
जनरल वीके सिंह जी का क्या पार्लियामेंट से मामला था, अन्य मामले जो लेकर के लोगों ने आरोप प्रत्यारोप किए, अरे भैया सड़क पर करते ना, वहां तो जो आवश्यक कामकाज था, जो आवश्यक बिल थे, उस पर आप सार्थक चर्चा करते पर आप सुनते सारा चेन्नई डूबा रहा, नहीं सड़क पर नहीं है, चेन्नई पूरा बाढ़ में डूबा रहा, लेकिन संवैधानिक सदस्य उस पर चर्चा नहीं करते थे। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो विपक्ष का दर्जा मांग रहे हैं, उनको चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों की याद नहीं आती, उनको नेशनल हेराल्ड याद आता है, सीबीआई याद आती है। अगर आपको लगता है कि अदालतें भी भारतीय जनता पार्टी के घर से चल रही हैं, अदालतें सीबीआई के इशारे पर चल रही हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। इतने की ये राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप है, आपको सावधान रहना पड़ेगा, और जो कहीं भी चूकेगा तो ना आप चूकेंगे ना ये चेतन जी चूकेंगे, ये तो दोनों आप दोनों राजनीतिक दल हैं, जाहिर सी बात है। आप ऐसे मौकों को, ऐसे अवसर जो है वो आपके लिए बहुत आवश्यक भी है, एक दूसरे को आईना दिखाने या जनता में एक्सपोज करने के लिए, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरी जो चिंता थी, जो शरद जी की जो चिंता थी, भीड़ तंत्र और लोकतंत्र का जो अंतर खत्म हो गया है, इसकी चिंता थी। उसको क्या लगता है, कुछ और परिपक्व होने की जरूरत है? देखिए, मैं वही बात बोल रही हूँ, मैं उस भीड़ तंत्र या उस लोकतंत्र के हिसाब से ही बात कर रही हूँ कि लोकतंत्र के हिसाब से जब आप सदन को में सुनेंगे नहीं बात को, जब आप बात को रखने नहीं देंगे। आप सब एकत्रित हो गए, मिल गए, आपने जुबिनाइल वाले मामले में विमर्श ही ठीक से करने की जरूरत नहीं समझी, आपने देखा ही नहीं वो क्या है, आपको भी लगा कि जनता आपको कहेगी कि नहीं, आप नहीं। देखिए, कभी भी ये नहीं होता है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी पार्टी जब किसी बिल का समर्थन करती है, वो उसको अच्छी तरह से उसका अध्ययन किया जाता है, पार्टी के अंदर जितने फोरम है, जिस जगह उनको पहुंचना चाहिए, हर फोरम पे उसका अध्ययन किया जाता है, पार्टी की नीतियों के हिसाब से देखा। सबसे बड़ी चीज उसमें देश हित देखा जाता है, देश का कितना हित है, समाज का कितना हित है, उसके बाद ही किसी बिल को पारित किया जाता है। ऐसी चीजों में आप दोनों को नहीं लगता कि सबसे अधिक जरूरत इस बात की है कि समाज में एक ऐसा वातावरण बनाया जाए, और कम से कम जो कम उम्र के लोग हैं, युवा हैं, वो किन वजहों से उन पर इस तरह के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, इसलिए कि वो घर के अंदर से, ऐसा तो नहीं कह सकते कि जन्म से ही ऐसी चीजें, ऐसी प्रवृत्तियां लेके पैदा होते हैं, आसपास के वातावरण, किन चीजों का उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है कि इतनी क्रूरता करता है कोई एक 16 साल का, 17 साल का लड़का। ये सारी चीजें, ये जो चीजें हैं, इसको लगता नहीं है कि और बहुत इस पर चिंतन होना चाहिए? इस पे तो देखिए, इस पे तो चारों तरफ से बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, चाहे वो राजनीतिक दलों का ले लीजिए, चाहे सिर्फ कानून बनाएंगे, कितने कानून बना डालेंगे? कानून बनाने के साथ कानूनों का क्रियान्वयन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, इस चीज को मैं शुरू से कहती रही हूँ, चाहे वो प्रदेश का मामला हो, चाहे कि आप कानून बना के कि अब प्रदेश, आज हालत ये है कि ये आपकी क्रियान्वयन भी तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है फिर हम अभी तो देश की बात कर रहे थे, देश की बात है, आपने सदन में कानून बनाया, लेकिन उसको क्रियान्वयन आपने बहुत ढेर सारे कानून बनाए। चेतन जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? चिंता होती है इस तरह की चीजों को लेकर? आपके मन में भी भीड़ तंत्र और लोकतंत्र का अंतर समाप्त होता जा रहा है? देखिए, भीड़ तंत्र रिजवान जी तब इकट्ठा होता है जब लोकतंत्र में कहीं ना कहीं समाज की, प्रदेश की या ज्वलंत समस्याओं की अनदेखी की जाती है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का निर्भया के मामले में या एक दो अन्य प्रकार के जो मामले आए, जिस प्रकार भ्रष्टाचार को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन चलाया था, जिस प्रकार बाबा रामदेव जी ने चलाया था, मुझे लगता है कि देश की आवश्यकता थी, क्योंकि लोग जुड़ते तब है जब उस इशू पर लोगों की आवश्यकता रहती, उसकी जरूरत रहती। और लोकतंत्र में आने के बाद मैंने कहा ना, जो सम्मानी लोगों का चाल चरित्र चेहरा, चाहे विधानसभाओं का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा में, और जिस प्रकार से इन लोगों का कृत्य अगर जनता देखती है तो निश्चित रूप से उसके मन में भाव आता होगा कि ये सम्मानी लोग जब वहां पर ठीक से नहीं रह सकते तो ये जनता के लिए अच्छा कानून क्या बना सकते हैं। इसलिए जनता के मन में जब लोकतंत्र के प्रति अविश्वास का भाव जागृत होता है, तब ये समूह इकट्ठा होता है। और निश्चित रूप से जब समूह ये बड़ी ताकत के रूप में इकट्ठा होता है तो राजनीति सबको करनी है, सबको अपना वोट बैंक बचाना है, तो लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं, ये इशू हमारे पार्टी के खिलाफ हो जाए, इसलिए ये भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर काबिज हो जाता है। आपको बचना चाहिए। ये तो लगता होगा ना कि अब आप सरकार में हैं, देश में बहुत प्रदेशों में भी है,
आपको लगता है ना कि आपकी जवाबदारी अब और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अधिक हो गई है, संविधान और उसके बिल्कुल। कानून नियम जितने भी हैं उसके पालन कराने। बिल्कुल सबके रिजवान भाई, पालन। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी। इस हिंदुस्तान में जितने कानून बने हैं, इन कानून की फिर से एक बार समीक्षा करना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार अगर आवश्यकता हो तो सारे राजनीतिक दलों को एक टेबल पर बैठ करके देश और देश की जनता के हित में फैसले लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम संशोधन करें, कहाँ आवश्यकता है, ताकि जनता और इस जनता जनार्दन का इस लोकतंत्र में भरोसा और विश्वास बना रहे। चाय पर बुलाया था, लोकसभा अच्छे से चल जाए, राज्यसभा अच्छे से चल जाए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातचीत भी हुई, कुछ कांग्रेस ने अपने सुझाव भी दिए। बड़ी देर करते हैं चीजों को आगे बढ़ने में, बड़ी देर हुई। फ्लोर मैनेजमेंट का कुछ चूक गया आपने, इस बार भी आप लोग अच्छे से नहीं चला पाए लोकसभा और राज्यसभा। हिंदुस्तान की राजनीति में फिर मुझे लगता है कि कुछ शायद हमारे लोगों को भी कड़वा लगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का लोकतंत्र हमारा है और इस लोकतंत्र ने इस हिंदुस्तान में जिस प्रकार की डेमोक्रेसी तैयार की है, मुझे लगता है कि आज भी माननीय जो चुन करके जाते हैं, इन पर एक बार चुनाव जीतने के बाद फिर जनता का दबाव नहीं रहता है। अगर जनता का दबाव रहे, जनता की अपेक्षाओं का दबाव रहे, तो जिस प्रकार से चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो लोग शोरगुल में, हंसी मजाक में या हो हल्ला करके बर्बाद करते हैं, और ऐसे लोगों को अगर जनता सबक देना चालू कर दे तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए, ये तो एक उम्मीद है। शरद जैन साहब, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पूरे मामले में कि क्या उम्मीद हम लगाएं, क्या उम्मीद करते हैं हम, जनता की क्या उम्मीदें हैं इस तरह की चीजों में, और अगला जो बजट सत्र आएगा उसमें कुछ माहौल अच्छा होगा। कोई कहता है कि जो सदन के नेता हैं वो रहते ही नहीं है, कोई कहता है उनमें घमंड है, कोई कहता है विपक्ष न्यायालय के मामलों को जबरन यहाँ घसीट रहा है, कोई कहता है सीबीआई का अभी आप दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई कहता है कि विपक्ष जब सरकार में था तो उसके जमाने में ज्यादा दुरुपयोग होता था। इसी तरह में सारी इन्हीं बातचीत में बीत गया, और ये जो बातें हम लगभग, और आप तो मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आपका ज्यादा अनुभव है इस मामले में, लगभग 20-25 साल से तो मैं खुद भी इसको देख रहा हूँ, आप उसके और पहले से देख रहा हूँ कि उस समय भी जो जो चीजें सुधार की बात की जाती थी आज भी हम वही करते हैं। तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं सुधारों की बात करती रहेगी या कुछ सुधरेगा? जी नहीं रिजवान भाई, ये बहुत बड़ा बदलाव, सामाजिक बदलाव हुआ है, और सामाजिक बदलाव में राजनीतिक दलों ने आम जनता की अपेक्षाएं पिछले 2 दशकों में बड़ी तेजी के साथ बढ़ा दी हैं। जी, वादे और सिर्फ वादे, जो अपेक्षाएं आपने बढ़ाई हैं, और उसके बाद पिछले 10-12 सालों में जो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे देश में जो यूरोप की थी वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। अब हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो हथेली पे दही जमाने का प्रयास करती है। यदि आपने उसे कोई सपना दिखाया और यदि उसको आपने समय अनुसार पूरा नहीं किया तो वो उद्वेलित होकर सड़कों में आने में देर नहीं करती है। ये बात भय का अभाव है उसमें। भारत के राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि वो अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करें। केवल चुनाव जीत जाना और सत्ता में पहुंच जाना ये भर पर्याप्त नहीं है। अब आप जब एक माह में केजरीवाल से जनता जवाब मांगने लगी थी तो आप 65 साल कांग्रेस के कि 65 साल कांग्रेस ने क्या किया ये कह के आप आगे की सत्ता नहीं कर सकते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने 18 महीने में क्या किया, जनता से जो वादे आपने किए थे वो किए या नहीं किए। अब ये जो युवा पीढ़ी है ये किसी के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने माता पिता की नहीं मानती है। तो हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं के इस वादों को वो लेके और इंतजार करेगी, भरोसे कैसे ये संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि ये जो सामाजिक बदलाव आए हैं इसमें जो आर्थिक पक्ष और उपभोक्तावादी संस्कृति महत्वपूर्ण हुई है, और हम जो भी वादे जनता के साथ कर रहे हैं वो इस लेवल के करें कि उनका निर्वहन हम कर पाए। अदरवाइज ये दिनों दिन स्थिति और विकराल होती जाएगी और भीड़ तंत्र बड़ी तेजी के साथ कोरोना भीड़ तंत्र में हावी होता चला जाएगा। बिल्कुल। शरद जैन साहब आप हमारे साथ जुड़े, कमला शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, चेतन सिंह आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माननीय संसद में हंगामा करते हैं, विधानसभा में हंगामा करते हैं, और इस बार भी शीतकालीन सत्र जो है वो बहुत उम्मीद लेकर नहीं आया, और खास तौर से जीएसटी जो है वो अभी भी लटका हुआ है। सवाल यही है कि आप जिस तरह से हंगामा करेंगे
जनता में उसका क्या असर होगा, युवा पीढ़ी आपके बारे में क्या सोचेगी। और अब युवा पीढ़ी इंतजार करने के मूड में नहीं है। सबसे बड़ी बात भी यही है कि लोकतंत्र पर क्या भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है। नेता जो कभी नेता होते थे, जन नेता होते थे, अब वो सिर्फ सांसद और विधायक बनकर क्यों रह गए हैं। किन्हीं कारणों से, किन्हीं समीकरणों से चुनाव जीत कर आते हैं। क्या जनता की वो आवाज है या वास्तविक रूप से वो जनता की नुमाइंदगी करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।